कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लेकर आए हैं। तो बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा कि उसको भी इसका लाभ हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। ठीक है, कि क्रिस्टल क्या है। तो क्रिस्टल वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इसको ना इंग्लिश में भी दिया गया है। तो जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का हो या जो जिसका अंग्रेजी पैटर्न हो, वो इंग्लिश में माध्यम में भी लिख सकता है और एग्जाम में आए तो बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी है। ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग क्या है? तो क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें अशुद्धियों को मिश्रित करते हैं, उसी की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं रिज्य अनुपात क्या है। इसको त्रिज्या अनुपात कहते हैं या अर्ध व्यास कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्ध व्यास अनुपात कहते हैं। ये व्यास डी होता है ना, डी बराबर r/2 होता है, तो इसको हम लोग अर्ध व्यास कहेंगे। ठीक है, यानी ये जो आर बराबर होता है d/2। ठीक है, माने कि आर त्रिज्या कहो नहीं तो d/2 कहो, यानी अर्ध व्यास कहो। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं शॉटकी दोष क्या है। जब क्रिस्टल जालक को समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, माने जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो जाएंगे, तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि फ्रेंकेल दोष किसे कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है, तो ऐसे दोष को फ्रेंकेल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है, नहीं तो बदलता है और न ही चेंज होता है, यानी अप्रभावित, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि CaCl बनावट की संक्षिप्त विवरण दे। तो सीजियम, इसको सीजियम क्लोराइड कहते हैं। तो सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोने पर होता है तथा सीजियम आयन केंद्र में रहता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्रिस्टल दोष क्या है। तो क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतरालीय स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं। यहाँ पे अंतरकोशिकीय स्थान होगा। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया है, अंतरकोशिकीय स्थान हो गया, या अंतराली माने खाली जगह। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल दोष कहेंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि बिंदु दोष क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था से में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है।
मतलब कि क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था अनियमितता अथवा विचलन होता है, उसी को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अगला है पराशरणी दाब की परिभाषा लिखे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसा बाहरी दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले परासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पराशरणी दाब कहते हैं। हर समझ में, पराशरण दाब या पराशरणी दाब, इसी को हम लोग कहते हैं। अगला है राउल्ट के नियम को लिखे। राउल्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जितना क्वेश्चन दिया गया ना सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आप ना इसको पूरा अच्छा से देखें और अपने नोटबुक में भी लिख ले, जो यहाँ एग्ज़ाम के लिए से बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपने दोस्त के बीच भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है SKG बायोलॉजी फाउंडेशन। इसमें बायोलॉजी का भी होता है और केमिस्ट्री का भी होता है, लेकिन स्पेशलिस्ट बायोलॉजी, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो राउल्ट का नियम हम लोग देख रहे हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इसी को हम लोग आते हैं राउल्ट का नियम कहेंगे। राउल्ट का नियम में क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी PO माइनस PS बटा PO बराबर N बटा इस स्मॉल n मोल है, मोल की संख्या N प्लस N। ठीक है, अगला है हेनरी का नियम लिखे। हेनरी का नियम क्या है, तो किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? मतलब कि कोई तरल पदार्थ है उसमें अवाष्पशील विलय मिला दी जाती है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाता है, क्यों? तो आंसर हम लोग देखते हैं, किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्योंकि विलय की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। जो विलय होता है उसकी सतह पर द्रव अणु होता है, उसकी संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। अगला हम लोग देखते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर, उसी को हम लोग कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं समुद्री जल की लवणहीन किस विधि से किया जाता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि जो समुद्र होता है उसमें समुद्री जल होता है उसमें लवण की मात्रा मिला रहता है, तो उसको लवणहीन करना है, उस जल से लवण को निकालना है, मतलब किसके द्वारा, तो उसको करते हैं उल्टा पराशरण द्वारा समुद्री जल से लवणहीन किया जाता है, उसको क्या करेंगे, उल्टा पराशरण करेंगे। हर समझ में, चलिए अगला हम लोग देखते हैं माने रिवर्स ओस्मोसिस। अगला हम लोग देखते हैं क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अथवा इसका एक और परिभाषा है कि विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो जो आपको ये अच्छा लगे तो ये, नहीं तो ये अच्छा लगे ये। अगला हम लोग देखते हैं उल्टा परासरण क्या है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक और पारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगते हैं तो उसे उल्टा परासरण कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन क्या है, तो वैसा विलयन जो रावल के नियमों का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अनादर्श विलयन क्या है, तो वैसा विलयन जो रावल के नियमों का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अगला देखते हैं
फ्राइडे के वैद्युत अपघटन नियम को लिखे। फ्राइडे के वैद्युत अपघटन के नियम, तो ये दो प्रकार, इसका दो नियम होते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला नियम होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का एकीकृत अथवा मुक्त भार प्रवाहित किए जा रहे आवेश के समानुपाती होता है। और दूसरा नियम है जब श्रेणी से जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों का भार तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका दो नियम है फ्राइडे का, ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, यानी x बराबर L/A, माने दूरी और बटा A, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखे। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा लिखना है। तो किसी विद्युत अपघट्यों में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ के एकत्रित भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 मीटर तथा ताप 298 केल्विन हो तो निर्धारित विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से आप लोगों को और मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आप सब इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और अगर पहला बार आप मेरे चैनल पे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।